Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have some practice question of reporting of cost. कॉस्ट की रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो मैंने आप लोगों को कल की गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो आपको अपडेट किया था कि हम दो प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सोल्यूशन उसका समझाऊंगा। तो हम लोग जो है वो उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो पहले क्वेश्चन नजर आ जाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसका जो है वो सोल्यूशन भी साथ साथ करते जाएंगे। Here we have the question, और इस क्वेश्चन को लेके हम लोग तीन चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू पीपल जो डिफरेंट मैंने आप लोगों को जो स्टेटमेंट्स हैं और उनकी जो फॉर्मेट्स हैं और उनको बनाने का जो तरीका है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पिछले वीक में जो वीडियोस शेयर की थी। आप डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो उनको आप देख सकते हैं और वहां से आप लोग जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, उन फॉर्मेट्स को हम यूज करके किस तरीके से स्टेटमेंट बनाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स वही वाला जो आपकी डिस्कशन वहां पे हुई है वो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन को जो है वो लेके उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एंड हियर इज द ट्रायल बैलेंस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि वो कंपनी के अकाउंट्स की एक समरी होती है। जो एंड बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, उनको जब हम लोग एक पेज के ऊपर समराइज फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक है बेसिकली जिसके रिलेटेड हम लोग ये डिस्कशंस करने जा रहे हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम रिपोर्ट कैसे करते हैं। जब हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ी थी या अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसका आखिरी जो प्रोसीजर में आखिरी स्टेप जो होता है उसमें होता है हम लोग कम्युनिकेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स, तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनाते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऑन विच बेसिस मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स मेक देयर डिसीजंस, तो उसकी बेसिस के ऊपर। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ये हम लोग एंड ऑफ द पीरियड जो भी होता है, इफ इट इज मंथ तो हम मंथ एंड के ऊपर, इफ इट इज ईयर तो हम ईयर एंड के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, इसको एक समराइज फॉर्म में अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा होगा उसमें आपने डिटेल में ट्रायल बैलेंस को बनाना भी सीखा होगा और आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो काम भी किया होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग उस डिटेल में नहीं जाते हैं कि वो क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, ये इस तरह से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैसे बनाएंगे ये सीखने की कोशिश करेंगे। ओके जी, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने के लिए जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना है। लेट मी शेयर बोर्ड विद यू पीपल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको जो है वो उसी तरीके से जो है वो ये वाला नजर आता रहेगा। ओके जी, सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या करते हैं, हेडिंग्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप के ऊपर क्या करते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम है इंडी फर्नीचर्स, इंडी फर्नीचर कंपनी। ओके, और उसके बाद नंबर 1, ये पहली हेडिंग ये होती है। नंबर 2 हेडिंग हम देते हैं स्टेटमेंट का नाम, एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, लिखाई की माजरत है जी प्लीज। एंड नंबर 3 हम कवरिंग पीरियड लिखते हैं कि ये स्टेटमेंट हम किस पीरियड के लिए बना रहे हैं। तो फॉर द मंथ भी हो सकती है, फॉर द ईयर भी हो सकती है, और फॉर एनी पीरियड हो सकती है जिसके लिए हम लोग जो है वो ये वाली वर्किंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ये फॉर द मंथ है, एक महीने का डेटा है, तो फॉर द मंथ एंडेड ऑन नवंबर 30, 2011, ये हमारे पास जो है वो
जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो ये हम लिखते हैं। अच्छा जी, फॉर्मेट बनाते हुए हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे अमाउंट्स के। आप इसको लिखेंगे अमाउंट और आगे आप करेंसी का साइन भी डालेंगे, अमाउंट डॉलर, अमाउंट इन डॉलर्स और अमाउंट डॉलर्स। ठीक है, आप इसको दो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट और नीचे डॉलर और अमाउंट और डॉलर्स। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। इसको यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे। क्लियर है जी? ओके, अब अगली बात आ जाती है कि इसको सबसे पहली जो जरूरत है समझने की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर्ड वीडियोस के अंदर भी शेयर किया हुआ है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिक फॉर्मूला जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का है वो मैं आपको यहां पे लिखने में लगा हूं। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिकॉज वर्क इन प्रोसेस इज एन एसेट। हमारी जो लास्ट डिस्कशंस थी, लेक्चर्स की, उसमें हमने ये कहा था कि वर्क इन प्रोसेस क्या है, हमारा एक एसेट है, इन्वेंट्री है, तो उसका एक बिगिनिंग बैलेंस शुरू में कितनी थी, प्लस करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस माइनस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ये बेसिक फॉर्मूला है। ये तीन चीजों को हम यूज करके क्या निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे विद अ रिस्पेक्टिव और यू मस्ट से इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। क्लियर है जी? ओके, अब हम कर लेते हैं जी कि इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए जी, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री। ओके, इसमें हमने ऐड करना है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है इसका भी अपना एक फॉर्मूला है, और मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की कितने एलिमेंट्स होते हैं, तीन। कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एमओएच। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, कि हमने नवंबर के महीने में कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज किया है। इसमें हम प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर, और इसमें हम तीसरी चीज प्लस कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। MOH भी कह सकते हैं इसको, और इसको आप FOH का भी नाम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती हैं, जो इनडायरेक्ट नेचर के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको सबको हम किसके कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, FOH के अंदर। इज इट क्लियर जी? इन तीनों का नाम क्या होता है, इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो इसको आप क्या कहोगे, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? समझ के बात को? अच्छा, अब बिगिनिंग इन्वेंट्री और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है कि नहीं, इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तो इसका नाम आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके जी, और इसमें से आप लेस कर देते हो फॉर्मूला के मुताबिक वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास बराबर क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। तो ये बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर, आप उसको जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्लियर है जी? समझिए बात को? ओके, अब हम इनकी अमाउंट्स अपने जो भी हमें गिवन डेटा है उसमें से निकाल के यहाँ पे लिखते जाते हैं, और जो हमें नहीं मालूम होगी हम उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और उसके लिए
सबसे पहले हमें चाहिए वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, देयर वर नो बिगिनिंग इन्वेंट्री, जान ही छूट गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। देयर आर 3 इन्वेंट्रीज, उसके नाम जो है वो आपने खुद ढूंढने हैं आप जाके। तो यहाँ पे हमने कहा जी देयर आर नो बिगिनिंग इन्वेंट्रीज, क्लियर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये लिखा कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री फिर क्या है, 0। दूसरी चीज क्या थी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एंड एफओएस। ओके, अब हम लोग ये 3 चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे आपकी ये जो ट्रायल बैलेंस है या जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, क्या इसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, क्या कह रहा हूं मैं, क्या वो नजर आ रहा है, मटीरियल्स नजर आ रहा है, मटीरियल्स नजर आ रहा है, और नीचे मटीरियल्स परचेज नजर आ रहा है। इसके साथ डायरेक्ट का वर्ड नहीं लगा हुआ। गॉट माय पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी है ये क्या है, मटीरियल्स है। मटीरियल्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, ये टोटल मटीरियल्स ऐसे ही है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट मटीरियल्स नहीं है। ओके, और दूसरी बात कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की कहीं पे स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या करना पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, कोई फिगर्स होंगी, उनको यूज करके मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। बिकॉज अगर ये मेरे पास फिगर नहीं होगी मैं मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना ही नहीं सकता, सही है कि नहीं। इसलिए मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोबारा से अपने जो है वो बोर्ड पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे ये वाली फिगर्स नोट करते जाते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री, चूंकि ये क्या है, 0 है बिगिनिंग, इसलिए मैंने इसको डैश लगा दिया, या मैं इवन 0 लिख सकता हूं, देयर इज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, अभी हमने ये देखा कि डायरेक्ट मटेरियल यूज तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो इसलिए मैं मालूम करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो उसके आगे मैं लिखूंगा वर्किंग 1, क्या कर दूंगा। अब ये चूंकि मेरे पास जगह थी कम, आप लोगों ने बीकॉम में किए वो होंगे लंबे लंबे सवाल, मटेरियल से शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच जाते हैं, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो ऐसे होता है कि स्टेटमेंट छोटी बनती है और उसकी जो भी वर्किंग होती है वो नोट की सूरत में नीचे आती है, ठीक है नहीं। वो कैलकुलेट कैसे किया वो हम अलहदा से करते हैं। तो हम लोग इसको जो है वो अपने नेक्स्ट पेज पे जाके क्या कर लेते हैं, वर्किंग 1, और वर्किंग 1 में हमने क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये फिगर कैलकुलेट करनी है। तो याद रखें इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला फिर वही है, बेसिक लॉजिक फिर वही है, लेकिन उसके थोड़े से हेड्स चेंज होते जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल्स की इन्वेंट्री नहीं दी हुई, क्या दी हुई है, मटेरियल्स। तो हम लिखेंगे मटेरियल्स बिगनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल्स बिगनिंग इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड करेंगे प्लस मटेरियल परचेजेस या परचेज्ड, ये बराबर आ जाएगा अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर, ओके। और इसमें से हम माइनस करेंगे मटेरियल्स एंडिंग इन्वेंट्री। गॉट माय पॉइंट, ओके। ये फॉर्मूला है इसका। अब हम कहते हैं जी मटेरियल्स बिगिनिंग इन्वेंट्री वाज 0, उसके बाद मटेरियल परचेज्ड आ गया। मटेरियल परचेज्ड की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है हमारे पास जी, मटेरियल
परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड वर 33,000। और यहाँ पे जो मटेरियल्स दिया हुआ है, ये जो ट्रायल बैलेंस में है, ये मैंने आपसे कहा था एंडिंग बैलेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? तो ये फिर क्या है? मटेरियल एंडिंग बैलेंस 7400। यू कैन नोट दैट इन योर फॉर्मेट। अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है, बिगिनिंग इन्वेंटरी 0 एंड मटेरियल परचेजेस आर 33,000। ठीक है, मेरे लिखे हुए देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही करते जाएं। समझ आ रही है आप लोगों को ना? तो आप लोग क्या करें, उसको 0 लिख दें, उसके आगे 33,000 लिख दें। ओके जी, अब हम करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन नोट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है जी? मटेरियल परचेज कितना है जी? 33,000। ओके, और ये अवेलेबल फॉर यूज आ गया, ये भी 33,000 ही आ गया। और माइनस कितना आ जाएगा? 7400। माइनस को हम लोग अकाउंटिंग में ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है जी। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा क्या? मटेरियल्स यूज्ड कितना जी? 25,600। अब ये देखें, ये मटेरियल यूज्ड है ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स, वेदर डायरेक्ट एंड वेदर इनडायरेक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में से अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। क्लियर है ना बात? तो मैं यहां पे फिर क्या करूंगा? लेस क्या कर दूंगा? इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ओके जी। अब इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितने हैं मेरे पास? ये मैं अपने क्वेश्चन से चेक कर लेता हूं। मेरे पास जो वो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल्स की ये डिटेल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर दी हुई है, और वो कितना है? 1400। तो आप क्या करोगे? 1400 को वहां पे जाके माइनस कर दोगे। तो चले मैं जी यहाँ पे 1400 को उसमें से माइनस कर देता हूं, -1400। तो आपके पास कितना आ जाएगा जी? 24,200 की ये फिगर आ जाएगी। और ये फिगर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंटरी, क्या? तो फिर आपको ये आखिरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या दी हुई है? इन्वेंटरी किस में दी हुई है? डायरेक्ट मटेरियल्स की अलहदा दी हुई है, और इनडायरेक्ट मटेरियल्स को उसने सप्लाईज की सूरत में अलहदा दिया हुआ होगा। फॉलो करें बात को? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो मैंने जो वीडियो है उसमें भी ये वाला सारा फैक्ट समझाया हुआ है ऑलरेडी, जो आपके साथ शेयर्ड है, लेकिन फिर भी मैं चले यहां पे बता देता हूं। टाइम भी मैनेज करना है मैंने। वैसे यहां पे ये देखें कि मेरे पास यहां पे मटेरियल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में मटेरियल्स की बजाय लिखा होता डायरेक्ट मटेरियल्स, इज इट क्लियर? तो फिर मुझे डायरेक्ट मटेरियल्स ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल यूज। फिर आपको नीचे वो वाली इनडायरेक्ट वाली एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो तरह से आपके क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको डाटा अवेलेबल जैसे है आपने वैसे ही उसकी एडजस्टमेंट्स करनी है। गॉट इट जी? तो इसलिए आप लोग जो है वो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। हाँ, जब आपको डायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंटरी दी हुई होती है तो उसमें सिर्फ आपने कौन से मटेरियल शामिल करना होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, फिर आप कहोगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहाँ पे कंपनी लिख रही होगी, या उसको किस अकाउंट में शामिल कर रही होगी, या किस खाते में उनको लिख रही होगी? तो उसके लिए फिर उनका एक अकाउंट यूज होगा, दैट इज सप्लाईज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज। तो वो सप्लाईज का फिर अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक ही मटेरियल्स का अकाउंट यूज कर रहे हूं और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो कि ये मटेरियल्स सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट हैं, तो फिर भी आपका वही मतलब है कि ये डायरेक्ट मटेरियल्स की इन्वेंटरीज हैं, इनको फिर एडजस्ट करने की जरूरत इनडायरेक्ट के लिहाज से जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात?
तो बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझना है, उसमें जो आपको डेटा दिया गया है उसको समझना है और उसके मुताबिक आपने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग जब यूज करेंगे अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर उसके बाद हमारे जो है वो क्वेश्चन की शक्ल क्या बनेगी। तो हम लोग जो है वो 24,200 की फिगर आ गई जो हमने वर्किंग की है, तो हमने कहा जी ये 24,200 की फिगर है। ये मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इन तीनों को प्लस करके एक फिगर लेके आनी है और इसको मैंने फिर नेक्स्ट कॉलम में लेके जाना है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आप अंदाजा लगा लें कि मैंने जो स्टेटमेंट पीछे शुरू की है उसको एंड कॉलम में लिखा है और जो स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा आगे से शुरू की है उसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो प्रेजेंटेशन भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। सही है, ओके जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों इंफॉर्मेशन कहां कहां पे आपको अवेलेबल है। ओके जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 18,500 एंड फैक्ट्री ओवरहेड टोटल वार 13,650। ये सारे खर्चे जो हैं वो किस में शामिल हैं, FOH के अंदर। इज इट क्लियर? तो चूंकि इसने हमें ये ऑलरेडी बता दिया है ये टोटल कितने हैं, अगर ना होते तो फिर हम इसका टोटल कर लेते और इसको भी, या फिर आप स्टेटमेंट के अंदर भी सारी डिटेल दे सकते थे, लेकिन मैंने कहा डिटेल नहीं देनी, जो भी डिटेल बनानी है वो अलहदा से वर्किंग करके नोट की सूरत में अलहदा से वर्किंग कैसे करते हो ना आप लोग, तो वो वर्किंग में बना के आप लोग उसकी नेट फिगर वहां पे लिखें। तो ये कितनी है जी, 13,650। तो इस तरीके से फिर आ गया जी 18,500 और 13,650। तो ये चीज हम लोग जो है वो वहां पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे जी। कितना आ गया जी डायरेक्ट लेबर, 18,500 और ये आ जाएगी जी 13,650 और इन सब का टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जी, ये 56,350 और इन दोनों को प्लस करूंगा, जीरो को और इसको, तो ये भी 56,350 ही आ जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। क्लियर है? अब इसमें से हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करना है, लेस करना है। अब हम अपने क्वेश्चन के फिर डेटा पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो हमने यहाँ पे गए और हमने ये देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्या है, नहीं है, जीरो है। सही है, इसलिए इस फैक्ट को भी हम वहां पे नोट करते हैं तो हमारा जो है वो पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बेसिकली जीरो है और जब हमने इसको इसमें से माइनस किया 56,350 की ये वाली फिगर आ गई और इसको हम आखिर में क्या कर देंगे, डबल लाइन कर देंगे। डबल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो गई। क्लियर है जी? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब यही जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है इसको यूज करके हम क्या बनाएंगे, अगले वाली फर्दर स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसको उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, हम लोग अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फिर उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। हमने कहा जी इंडियन फर्नीचर कंपनी जो है वो टॉप के ऊपर हेडिंग में हम लोग उसका नाम है कंपनी का, फिर इनकम स्टेटमेंट उसकी स्टेटमेंट का नाम है और फिर उसका कवरिंग पीरियड जो है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 30, 2011 है। सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स में हम यहाँ पे नेट सेल्स लिखेंगे। नेट सेल्स के अंदर जो है वो अगर आपके पास ग्रॉस सेल्स हो तो उसमें से आप लोग जो है वो रिटर्न्स और सेल्स डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आप नेट सेल्स लिखेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्रेडिट साइड के ऊपर 68,300 की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन में तो फिर हम लोग वो वाला लेके लिख लेते हैं, लेकिन अगर हमें गिवन ना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको वर्किंग टू के तौर पे शो कर लेते हैं। वर्किंग टू मैंने यहाँ पे
जो है वो आपके सामने ये की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला होता है फिनिश गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और माइनस इसमें से करते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। अगर तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सीजीएम की बजाय यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेजेस लिखेंगे, मर्चेंडाइज परचेज लिखेंगे। इसके ऊपर ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि वीडियो जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। आप उसके डिफरेंसेस को सीखने के लिए दोनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिफरेंसेस क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के और मर्चेंडाइजिंग के, वो आप वहां से सीख सकते हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी सीख सकते हैं। सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की और मर्चेंडाइजिंग की इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है ये सीख सकते हैं। सर्विसेज की और मर्चेंडाइजिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में क्या फर्क है ये सीख सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप जो बाकी डिफरेंसेस हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर, आप उनको वहां से जाके कंसल्ट करके इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ओके, बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, चूंकि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमने कहा ऑल बिगिनिंग इन्वेंट्रीज आर जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने अभी कैलकुलेट की थी, इससे पहले स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसमें हमें हमारे पास जवाब आ गया 56,350, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर कॉस्ट ऑफ, इन दोनों को जब हमने प्लस किया बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स को और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसमें से जब हम लोग फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है 13,900 की, जब हम लोगों ने वो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इज इट क्लियर? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको हम लोग फिर इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे। अब जो मैंने आपको शुरू में एक सवाल पूछा था कि हाउ मेनी इन्वेंट्रीज आर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने अभी तक जो कैलकुलेशंस की हैं उसमें हमने कितनी किस्म की इन्वेंट्रीज यूज की हैं? 3, डायरेक्ट मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। उसकी ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। इज इट क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं और जो मर्चेंडाइजिंग होती है उसमें सिर्फ एक ही इन्वेंट्री होती है। इन दोनों का भी फर्क समझने के लिए, और वो क्यों एक होती है और वो क्यों 3 होती हैं, इसका भी फर्क जो है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड जो भी मटेरियल है उसमें मेंशन किया हुआ है, आप उसको वहां से सीख सकते हो, वो मैं आपको डिटेल में जाके नहीं बता सकता। ओके, इसको जब हम लोगों ने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किया तो जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया जवाब 25,850। ये फिगर हमने कहा आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर है आपके सवाल में गिवन भी हो सकती है। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने यहाँ पे शो किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है 42,450, तो यही हमने भी कैलकुलेट की है। इसलिए हमारी फिगर जो कैलकुलेशन थी वो कंफर्म भी हो गई कि हमने ठीक कैलकुलेशन की है और ये फिगर इतनी ही आती है। इसको यूज करके जब हम लोगों ने इनका नेट रिजल्ट निकाला तो हमारे पास जो है वो इन दोनों का जो फर्क था वो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ग्रॉस इनकम भी कहते हैं, इसको ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, या इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। इसमें से फिर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। Operating expenses are those expenses which are incurred out of the factory for selling and administration of the company, or selling of the products or administration of the company. उसके इसीलिए हम लोग इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्रोडक्ट कॉस्ट और एक पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है वो किसका पार्ट बन जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट से पहले वाली जो कॉस्ट का पोर्शन होता है उसमें, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती है। और जो बाकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है इनको हम लोग पीरियड कॉस्ट कहते हैं। पीरियड कॉस्ट किसका पार्ट बनते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं। हमारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें कैटेगरी दी है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की। अगर ये अलग-अलग दिए हुए होते तो हम पहले लिखते सेलिंग एक्सपेंसेस और उसको इनर कॉलम में लिखते, फिर हम लिखते एडमिन एक्सपेंसेस तो हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखते। और अगर इनकी भी मजीद कैटेगरीज दी हुई होती, सेलिंग में भी आपको 5 एक्सपेंसेस दिए हुए होते,
तो फिर आप लोग उसके लिए फिर इससे भी एक और इनर कॉलम बना लेते, थर्ड कॉलम बना लेते, पहले उसका इसको ऐड करते और टोटल जो है वो सेकंड कॉलम में लेके जाते, फिर एडमन के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते, टोटल सेकंड कॉलम में लेके जाते, और इसी तरीके से आप लोग जब एडमन और सेलिंग के दोनों को आप ऐड करते तो फिर थर्ड कॉलम में लेके जाते। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। जब हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा, दैट इज 10,650 की फिगर जो है वो हमारे पास ये यहाँ पे शो हो गई। ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। इसी तरीके से हम ऊपर नाम लिखेंगे कंपनी का, इंडी फर्नीचर कंपनी, और उसमें हम शो क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने कौन सा नाम लिख दिया है, ये बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है। तो हम लोग जब स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये कहते हैं, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि सारी कंपनीज ने स्पेसिफिक नेम्स यूज करने हैं। लॉज ये कह रहे हैं कि आप कहते हो, आप इनकम स्टेटमेंट को लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, गेट मी पॉइंट। आप बैलेंस शीट को लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो उन्होंने एक बेसिकली क्या क्या सिस्टमैटिकली नेम दे दिए हैं। आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी लिख सकते हो, आप इसको बैलेंस शीट भी लिखते हो, बोथ ऑफ द नेम्स कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड। ओके। अब इसके बाद हमने इसका तीसरी चीज क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा। याद रखें, बैलेंस शीट कभी कवरिंग पीरियड पे नहीं बनती, बैलेंस शीट हमेशा एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर होती है कि इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है, इस वक्त इस दिन के ऊपर फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आज के दिन कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने एसेट्स हैं और कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं। इज इट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे एज ऑन नवंबर 30, 2011 का वर्ड यूज करते हैं। एज ऑन नवंबर 30, 2011, ये फॉर द पीरियड एंडेड ऑन नहीं लिखते, इसके साथ क्या लिखते हैं, एज ऑन या एट स्पेसिफिक डेट। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी डेट को बताई जा रही है, 30 नवंबर 2011। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डॉलर साइन और डॉलर साइन, दो कॉलम बना लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम बैलेंस शीट को दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक एसेट्स में और एक लायबिलिटीज। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है एसेट्स। एसेट्स को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके लिखते हैं। तो सबसे पहले है, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिखूंगा करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी अपने रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कंज्यूम कर लेती हैं। ठीक है जी, इनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। इनमें नॉर्मली क्या आता है, कैश। अब आप जरा मेरे फॉर्मेट पे गौर कीजिएगा कि मैंने मेन हेडिंग को पीछे शुरू किया, उससे जो सब हेडिंग थी उसको थोड़ा सा आगे शुरू किया, और उसकी जो सब हेडिंग है उसको मैंने थोड़ा सा, उसके जो अंदर आइटम्स हैं उसको मैंने फर्दर तीसरे स्टेप पे शो किया। व्हाट माय पॉइंट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जी कैश, फिर आता है जी अकाउंट्स रिसीवेबल, और फिर इसके बाद आता है इन्वेंट्रीज।
ये नॉर्मली करंट एसेट्स होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 करंट एसेट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूं। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी, कैश। अगर हम लोग अपने सवाल पे जाते हैं तो कैश का जो एंडिंग बैलेंस हमें दिया गया वो 21,800, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है 16,200। तो आप लिखते जाएं अपनी कॉपीज पे 21,800, 16,200, और फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज है, ऐसे ही है कि नहीं? तो हम लोग ये इनको पहले दो फिगर्स को लिख लेते हैं, 21,800 और 16,200 को जी। सबसे पहले करंट एसेट्स में कैश आ जाता है जी 21,800, फिर 16,200, और इन्वेंट्रीज में चूंकि एक इन्वेंट्री नहीं है, कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स जी, ठीक है। अब मटेरियल्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी एंडिंग इन्वेंट्री, बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री आती है? अब आप जरा सवाल आपने में देखे, आपने मटेरियल्स की एंडिंग इन्वेंट्री कहीं लिखी थी? आपने मटेरियल यूज्ड की जो कैलकुलेशन की थी कितनी थी? 24,000 मटेरियल्स की, 7,400। वर्क इन प्रोसेस की कोई भी नहीं थी, 0 थी। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट से मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। मैं आपको वैसे सवाल में से अभी दिखा देता हूं। और जो फिनिश गुड्स थी, अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट 13,900, इन दोनों को आपने प्लस किया तो क्या जवाब आया? 21,300। ये आपकी आ गई टोटल इन्वेंट्रीज। अब इन तीनों को आप प्लस करोगे तो आप अगले वाले कॉलम में लिख लोगे, इसका नाम क्या आएगा? टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स कितना आ गया जी जवाब? 59,300 टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब इसके बाद इसमें आएंगे फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अब फिक्स्ड एसेट्स में मेरे पास जहां पे जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं वर्किंग 3 बना के अगले वाले पेज पे लिख लेता हूं और यहां पे फिगर नेट ले आऊंगा। ये प्रोफेशनल स्टाइल होता है बैलेंस शीट बनाने का, कि हर एसेट की डिटेल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी जाती। कंपनी के पास तो 100 के लिहाज से एसेट होते हैं। अब 100 एसेट होंगे तो 100 आइटम्स लिखेंगे? नहीं, इसलिए एसेट्स का स्केड्यूल अलग बनता है, नोट में अलग से नोट होता है, वर्किंग होती है, उसको वहां से फिर क्या करते हैं, वहां पे लिखते हैं। तो जब आप लोग कोर्स पढ़ोगे ना एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तो उसमें ये सारी चीजें आप देखोगे, पढ़ोगे। देखो मटेरियल्स इन्वेंट्री जो है, मटेरियल्स इन्वेंट्री ये आपकी जो आपने स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड बनाया है ना, उसमें से आपको मिल जाएगी। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज की थी, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हुए यूज की थी। तो बेसिकली ये 3 इन्वेंट्रीज इन 3 स्टेटमेंट्स में यूज होती हैं फॉर कैलकुलेशंस। इन तीनों इन्वेंट्रीज को आप इन 3 स्टेटमेंट्स के जरिए से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सही है? ओके, अब मैं इसकी वर्किंग करने के लिए टोटल एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की मैं वर्किंग 3 लिख रहा हूं ना, इसको 4 है ये। ओके, अब फिक्स्ड एसेट्स में पहला एसेट है बिल्डिंग का, और इसमें से हम लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। बेसिकली हमने कहा बिल्डिंग हमने इतने की खरीदी थी और उसमें से जो हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, जो हमने उसका बेनिफिट गेन कर लिया, उसको हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर लिया,
उसके वो कितनी वर्थ है उसकी, मीन वो एक्सपेंस में कितना कन्वर्ट हो गया हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले जब हम कॉस्ट इनकर करते हैं तो एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम उसको यूज करते जाते हैं तो हम लोग उसको एक्सपेंस बनाते जाते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर भी यही फिलॉसफी लगती है कि जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम बेसिकली कॉस्ट ही लगा रहे हैं, लेकिन उसको अपने खातों में रिकॉर्ड किस तरीके से कर रहे हैं, एज एन एसेट। समझ गए हैं बात को? और जब हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसको क्या बना देंगे, एक्सपेंस। ओके, अब हमने कहा जी बिल्डिंग हमारे पास थी, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दी, तो हमने बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में से, वो हमारे पास कितनी है, वो है बेसिकली जी कितनी है जी हमारे पास बिल्डिंग 3 लाख की, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है 3000 की। तो लिख लें दोनों फिगर्स आप लोग। ओके जी, बिल्डिंग आ गई जी 3 लाख की, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 3000 की, इसका नेट इफेक्ट आ गया 2,97,000। ओके, उसके बाद हमारे पास थी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 88,000 और 2200। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 88,000 और इसमें से 2200 हम लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी बेटे 2200, सॉरी 2200 क्या आ जाएगा 85,800 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। कितने आ गए जी प्लीज? 3,82,800, 3,82,800। इस फिगर को मैं क्या करूंगा अपनी बैलेंस शीट में अंदर इस्तेमाल करूंगा, 3,82,800, और जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे जी। ये टोटल एसेट्स कितने बन गए 4,42,100, ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए, हमारा बैलेंस शीट का एक पोर्शन बन गया। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का दूसरा पोर्शन जब बनाएंगे, 2200। ओके जी, इसके बाद हम लोगों ने लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का पोर्शन हम बनाते हैं, ये दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट का। इसमें सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। करंट लाइबिलिटीज में यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है वो है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल इज बेसिकली लाइबिलिटी। इसके अलावा और कोई भी लाइबिलिटी उन्होंने हमें मेंशन नहीं की हुई है, तो इसलिए हम लोग इसको अकाउंट्स पेएबल ही यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास इसकी फिगर आ जाएगी, हम देख लेते हैं कितनी फिगर है इसकी जी अकाउंट्स पेएबल की। ये है हमारे पास 8,900 की फिगर है 8,900। ओके, इसके बाद यही हमारे पास जो है टोटल लाइबिलिटीज बन जाएंगी, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। वो जो भी क्वेश्चंस में आ जाएंगी वो आप लोग उसके तरीके से लिख सकते हैं। तो यही वाली जो फिगर है 8,900 की वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने लिखना है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के लिए
आप क्या लिखते हो, स्टॉक कैपिटल, ओनर्स कैपिटल कितना है। हमारे क्वेश्चन में ओनर्स कैपिटल हमें गिवन है, दैट इज 4,22,550, 422,550 का 4,22,550। ओके, इसमें हम ऐड करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो हमने अभी जो प्रॉफिट कमाया था, हमने अभी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो कितना प्रॉफिट आया था, 10,650। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ गया 4,33,200। और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी आ गया 4,42,000, which is balanced with your asset side. 4,42,100 यहां पे भी आ गया और 4,42,100 यहां पे भी आ गया। क्लियर है जी, समझ गए बात को। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो हमारा प्रॉब्लम 110 है, जिसमें हम लोग जॉब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जर्नल एंट्रीज उसकी कैसे करते हैं और इन्वेंट्री एनालिसिस वगैरह किस तरीके से करते हैं, ये हम लोग जो है वो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको किस तरीके से होता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इंजन्स बनाती है, और उसके पास जो है वो 4 इस वक्त जो है वो जॉब्स चल रही हैं एक महीने के अंदर, जिसमें जॉब 007 है, 08 है, 09 है और 10 है, और उसके डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। अदर देन दैट हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन है, तो ये हम लोगों ने जो है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला आंसर ये है कि प्रिपेयर द समरी जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। हमने ये 3 एंट्रीज करनी है, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की। इसको करने के लिए ऑफ कोर्स हमें जो है वो कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी, कुछ इसके लिए जो है वो हमें आप समझ लीजिए एक समरी टेबल बनाना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगी, ताकि हम लोग इन एंट्रीज में जो फिगर्स इस्तेमाल होनी है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाए, वो हम लोग जो है उसकी कैलकुलेशंस कर सके। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी वर्किंग बना लेते हैं। मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर दे देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है P110। प्रॉब्लम 110 में हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ जॉब कॉस्ट करनी है। जॉब कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जॉब नंबर, जॉब 007, फिर 008, 009 एंड 010। इसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती हैं। इनको हम लोग जो है वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनकी कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको टोटल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करके हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तो आप देखेंगे जरा, यहाँ पे हमने जॉब 1 को जो मटेरियल चार्ज किए हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, जनवरी 2 को, 18 को, 22 को और 28 को हमने ये मटेरियल्स इशू किए हैं इस जॉब को, और इसी लिहाज से इन जॉब्स को भी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मटेरियल्स की कैलकुलेशन करने के लिए इसको टोटल कर लेंगे, 15,000, 20,000 और 25,000 को। तो जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया 50,000, 15 15 30 और 20 50। तो हम लोग इसका 50,000 इस जगह पे पहले वाली जॉब के अंडर में मटेरियल्स के आगे लिख देंगे
दैट इज 50,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग मटेरियल्स जॉब नंबर 2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मटेरियल जॉब नंबर 2 के ऊपर 16,000 ये है, 5,000 ये है, 1,000 ये है, 16 और 5 21 और 1 22,000 का मटेरियल हम लोगों ने जॉब नंबर 2 के ऊपर जो है वो जॉब 8 के ऊपर अप्लाई किया है। तो मैं भूल गया, 15 और 6 22,000। ओके जी, हमने कहा जी 22,000 का मटेरियल जो है वो हम लोगों ने जॉब नंबर 8 पे लगाया, तो 22,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से जॉब नंबर 9 की भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। दैट इज 5,000, 10,000 एंड 3,500। 10 और 5 15 और 3 18,500 इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो हम लोगों ने इसको भी उसी तरीके से जॉब नंबर 3 के अंदर पे लिख दिया, 18,500 की फिगर यहाँ पे आ गई। अब हम देखते हैं कि जॉब नंबर 10 के ऊपर कितना मटेरियल लगाया गया था। तो 6,000 ये और 2,000 ये, तो 8,000 इसका टोटल बन गया। तो हम लोगों ने इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिख दिया। हमारे जो उसकी शीट थी मटेरियल्स वाली, उसमें हम लोगों ने 8,000 का मटेरियल जो है वो यहाँ पे लिख दिया। और इसके लिहाज से यहाँ पे भी हम लोग एक टोटल का कॉलम बना सकते हैं और हम ये देखेंगे कि तमाम जॉब्स के ऊपर हमने कितना मटेरियल लगाया है। तो 50,000 ये है, 22,000 ये है, तो ये हो गया 72,000। 72,000 में 8,000 आपने ऐड किया तो 80,000। 80,000 में प्लस किया आपने 10,000, 90,000। 90,850 तो 98,500 की हमारे पास टोटल मटेरियल्स इशूड की फिगर आ गई। इसको भी हम लोग यूज करेंगे अपनी एंट्रीज करने के लिए। अब हम कर लेते हैं जी डायरेक्ट लेबर किस तरीके से यूज हुई है। तो डायरेक्ट लेबर के लिए आप लोग डायरेक्ट लेबर वाले टेबल पे चले जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में हमने कहा जी पहले वाली जॉब के ऊपर 1,000, 27,000, 32,000 और 20,000 टोटल अगर हम इसको करते हैं तो ये बन जाता है जी 28,000 और 2 30 और 30 60 और 2 80। 80,000 का हम लोगों ने लेबर लगाई है आपके जो है वो जॉब नंबर 7 के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट लेबर के सामने 80,000 की फिगर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमने कहा कि दूसरी जॉब के ऊपर हमारी कितनी लेबर जो है वो लगी है। तो हमने कहा जी 1,000 है, 9,000 है, 10,000 हो गए, 27,000, 37,000 और फिर 3,000 है। तो इसका मतलब है ये 40,000 की लेबर हमने इस जॉब को चार्ज की है। तो हमने यहाँ पे हमने 40,000 इसके सामने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग जॉब नंबर 9 की देख लेते हैं। तो जॉब नंबर 9 में हमने कहा कि 5,000 ये है और 18,000 ये है। तो 18 और 5 23,000 की हमने लेबर जो है वो जॉब नंबर 9 को अप्लाई की है। तो दैट इज 23,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमने जॉब नंबर 10 की जब हम बात करते हैं तो जॉब नंबर 10 के ऊपर 11,500 और 500 इनके ऊपर वाली जो डेट्स में जॉब्स के ऊपर काम नहीं हुआ इसलिए इनकी लेबर की कॉस्ट 0 है। तो 15 और 11,500 ये हमारे पास टोटल जो है वो 12,000 की फिगर आ गई। इसको हम लोगों ने जॉब नंबर 10 के अंदर क्या किया है, डायरेक्ट लेबर के सामने 10,000 की फिगर ये लिख दी है। इसलिए अब हम लोग इसको देखते हैं जी कि टोटल हमारे पास जो है वो फिगर ये 12,000 की फिगर बनती है। जो मैंने गलत लिख दिया मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कहा जी ये 12,000 की फिगर आती है। ओके, अब अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो सारे के सारे 80,000, 40,000, 120,000 आ गया। 120,000 में मैं आपको 23,000 करता हूँ, वो 43,000, 145,000 और 10,000 और इसमें ऐड करूंगा तो 1,55,000 की फिगर आ गई। 1,55,000 की हमने लेबर चार्ज की है ऑल दीज जॉब्स। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो कितने यहाँ पे चार्ज होंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की भी फिगर हमें प्रोवाइड की गई है हमारे क्वेश्चन के अंदर। दैट इज पहले वाली जॉब को 60,000, फिर 32,000, फिर 17,500 और फिर 10,500। तो ये वाली फिगर जो है वो मैं अपने क्वेश्चन में वहां पे वर्किंग में नोट कर लेता हूँ। 60 एंड 32 पहले करते हैं जी। 60,000 पहली वाली जॉब पे आ गया, 32,000 दूसरे वाली जॉब पे आ गया और फिर उसके बाद तीसरी जॉब के ऊपर जो है वो हमारे पास जो FOH लगे 17,500 और 10,500 हमने यहाँ पे लिख दिया जी 17,500 और 10,500 की फिगर हमने यहाँ सब हमने जब इसको टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल की फिगर आ जाएंगी। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं।
50,000 और 80,000 हो गए 1,30,000 और 60,000 किया तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,90,000 की फिगर। हमने कहा जी हमने इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट जो हमने जॉब नंबर 7 को चार्ज किया वो है 1,90,000 इन अ सर्टेन मंथ। फिर उसके बाद 22,000 और 40,000 62,000 और 2 64 और 30 जो है वो 94,000 की कॉस्ट हमने इसको चार्ज की है। फिर उसके बाद जॉब नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो 18,000 और 17,000 35,000 हो गए। 35 में एक ऐड करेंगे 36 36 और 3 39 39 और 20 59 59,000 की कॉस्ट जो हमने यहाँ पे ऐड की है जॉब नंबर 9 के ऊपर। फिर उसके बाद 12 20 और 20 और 10,500 तो ये आ जाएगा 30,500 की कॉस्ट हम लोगों ने इस जॉब के ऊपर लगाई है। और अगर मैं इन सब को प्लस करता हूं तो ये 18,000 10 28,000 28 और 2 30 और 30 60 और 60 1,20,000 1,20,000 के हम लोगों ने इनको एफओएच चार्ज किए हैं। और अगर मैं इन टोटल कर लूंगा तो ये आप लोग इसका टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये कहता हूँ एक 20 है और एक 55 है तो ये आ जाएगा जी 275 2,75,000 में 90,000 ऐड किया तो ये आ जाएगा 3,65,000 और 3,65,000 में 8,000 ऐड किया तो ये आ जाएगा जी 3,73,500 3,73,500 की फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये मेरा एक वर्किंग टेबल है, ये मेरी आप समझने के वर्किंग है, कैलकुलेशंस हैं टू मेक माय सर्टेन एंट्रीज। अब हम बात कर लेते हैं जी एंट्रीज क्या करनी है। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को हमने चार्ज किया है जॉब्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले जब हम लोग जॉब को कोई भी कॉस्ट चार्ज करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम उसके लिए अकाउंट यूज करते हैं वर्क इन प्रोसेस का। तो वर्क इन प्रोसेस चूंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है तो इसलिए हर एक जॉब के लिए डिफरेंट जॉब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनेगा। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 007, इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 008, इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 009, फिर वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 010। अब इसमें जो हमने मटेरियल्स लगाए हैं ये हमारे पास सामने फिगर्स नजर आ रही है कि हमने कितना कितना हर एक जॉब पे मटेरियल लगाया है। जैसे जॉब 7 पे लगाया है 50,000 तो मैं इसके सामने लिख दूंगा 50,000। फिर इसके ऊपर लगाया 22,000 तो इसके आगे लिख दूंगा 22,000। इसके ऊपर लगाया 18,500 तो इसके आगे मैं लिख दूंगा 18,500। और इसके ऊपर मैंने लगाया है 8,000 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000। तो ये टेबल बेसिकली ये एंट्री करने के लिए मैंने पहले कैलकुलेशन करके रख ली है ताकि मुझे आसानी से ये वाली मैं एंट्रीज कर सकूं। और इसमें क्रेडिट मैं किसको करता हूं, चूंकि मैंने जॉब को मटेरियल इशू किया है और मटेरियल मेरा एक एसेट है और एसेट जब यूज होता है तो फिर वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मटेरियल्स के अकाउंट को क्या कर दूंगा क्रेडिट। और इसकी टोटल अमाउंट मैंने ऑलरेडी करके रख ली हुई है दैट इज 98,500 तो मैं इसके साथ इसको क्रेडिट कर दूंगा। अब मैं इसकी नरेशन की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटीरियल्स चार्ज्ड टू जॉब्स। हम जॉब्स को हमने क्या किया है डायरेक्ट मटेरियल चार्ज कर दिया है। तो बेसिकली मैं एक आम लेमैन को क्या कर रहा हूं ये बता रहा हूं कि मैंने ये वाला काम क्या किया है, उसके लिए मैं उसकी नरेशन लिख रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी नंबर 2। तो नंबर 2 पे हमने ये कहा नंबर 2 ये है हमारे पास चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए फिर उसी तरीके से जब भी कॉस्ट हम किसी भी प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं तो उसमें हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सारा बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कॉस्ट की फ्लो की बात करते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 007, फिर वर्क इन प्रोसेस जॉब 008, वर्क इन प्रोसेस जॉब 009 और वर्क इन प्रोसेस जॉब 010। इसी तरीके से ये 4 जॉब्स आ गई। और क्रेडिट अकाउंट जो यूज करेंगे जो हम लोग पे रोल के लेबर की कॉस्ट को चार्ज करने के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने जो एक कॉमन नेम रखा हुआ है उस अकाउंट को चार्ज करने के लिए, उसका नाम है पे रोल अकाउंट।
पे रोल अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे। अब इनकी फिगर्स कहाँ से आएंगी, ये मैं अपने जो पिछली वर्किंग से देख लेता हूं। तो ये मैंने कहा 80,000 है, 40,000, 23,000, 12,000, ये फिगर्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। 80,000, 80,000, 40,000, 23,000 जो लेबर के सामने लिखी हुई हैं। 80 है, 40,000, 23,000 और उसके बाद आखिर में जो है वो है 12,000। तो मैं यहाँ पे 12,000 लिख दूंगा और क्रेडिट करने के लिए जो मैंने इनका टोटल था 1,55,000, तो ये मैं यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया हुआ है, 80 और 40 120 और 120 और 5 और 2 7, एक 20 और एक 43, हाँ ठीक है 1,55। ओके जी, हमने यहाँ पे लिखना जी 1,55,000 की हमने कॉस्ट पे रोल की उनको चार्ज कर दी है। और इसकी नरेशन मैं लिखूंगा डायरेक्ट लेबर चार्ज्ड टू जॉब्स, जॉब्स को मैंने डायरेक्ट लेबर चार्ज कर दी। अब इसके बाद तीसरी एंट्री जो है, जो हमने समरी एंट्री बनानी है, तो तीसरी एंट्री हम करेंगे चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो इसी लिहाज से वर्क इन प्रोसेस जॉब 007, वर्क इन प्रोसेस जॉब 08, वर्क इन प्रोसेस जॉब 009 और वर्क इन प्रोसेस जॉब 010। इसी तरीके से ये लिख ली और मैंने इनकी फिगर, और इसको क्रेडिट किसको करना है, मैंने करना है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। हम यहाँ पे एक अकाउंट यूज करें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। हाँ, इसको अप्लाइड अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसकी डिटेल जो है वो आपको FOH के टॉपिक में सारा डिटेल से समझाऊंगा। अभी के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आपने जर्नल एंट्रीज करनी है तो आप लोग क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे फॉर चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, अब इनकी अमाउंट्स क्या है, 60,000, 32,000, 17,500, 60, 32, 17,500। पहले के आगे मैं लिखूंगा 60,000, दूसरे के आगे लिखूंगा 32,000, तीसरे में 17,500 और चौथे वाली अमाउंट जो है वो 10,500 की है। तो यहाँ पे मैं 10,500 लिख दूंगा। और जब मैं इन सब को टोटल करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे टोटल 1,20,000 का ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है। तो ये मैं 1,20,000 को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और इसकी मैं नरेशन लिखूंगा FOH अप्लाइड और चार्ज्ड, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, चार्ज टू जॉब्स। जॉब्स को हम लोगों ने FOH को मंथली जो FOH है वो हमने जॉब को चार्ज कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये 3 एंट्रीज कर सकते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द पर्टिकुलर जॉब्स। ओके, अब हम देखते हैं जी कि हमारे सवाल की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद हमने एक और जो एंट्री है वो ये करनी है कि हमने जब ये चीजें कंप्लीट कर ली तो वो कौन कौन सी जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं। जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो हम इसकी कॉस्ट को आगे शिफ्ट कर देते हैं स्टोर रूम में या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, कॉस्ट फ्लो का जब मैंने आपको समझाया था तो उस वक्त ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे आप जरा गौर करें कि जॉब 7, 8 हैव बीन कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर। 2 जॉब्स हमने कंप्लीट कर ली है और उसको कस्टमर को बेच भी दिया है। और तीसरी जॉब है जॉब नंबर 9। तो जॉब नंबर 9 अभी कंप्लीट हुई है लेकिन अभी स्टोर में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 जॉब्स कंप्लीट हो गई। तो जब जॉब्स कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि इसको आप किस तरीके से करते हैं। जब आप लोग जॉब कंप्लीट कर देते हैं तो हमने कहा जी जॉब 3 कंप्लीट हुई है। जब आप 3 जॉब्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट। और जो जो जॉब्स कंप्लीट हुई हैं उसका वर्क इन प्रोसेस जो है वो आप क्रेडिट कर देते हो जॉब 007, वर्क इन प्रोसेस जॉब 008 और वर्क इन प्रोसेस जॉब 009। ये 3 अकाउंट आप क्रेडिट कर देते हैं। अब आप जरा गौर करें कि इनकी फिगर्स आप कहां से लेके आएंगे। जो मैंने आपका वर्किंग टेबल बनाया था
तो आप जरा इसके अगर आप लोग कॉलम का टोटल देखें तो जॉब नंबर 7 की कॉस्ट बनती है 1,90,000, ये जो मैं जिसको मैं दायरा कर रहा हूँ, तो आप ये वाली फिगर यूज करेंगे, ये बनेगी 94,000, ये जॉब नंबर 8 की है, और 59,000 ये जॉब नंबर 9 की है। तो आप लोग इनकी रिस्पेक्टिव फिगर्स को इनके सामने लिख देंगे, 190,000, 94,000 और 59,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, 1,90,000 से ये जॉब क्रेडिट हो गई। इसके बाद जो है वो दूसरी जॉब जो है वो 94,000 से ये क्रेडिट हो गई, और तीसरी जॉब जो है उसकी कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 59,000, तो ये 59,000 से ये वाली जॉब जो है वो क्रेडिट हो गई। और जब मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो उससे मैं फिनिश गुड्स को डेबिट कर दूंगा, तो 1,90,000 और 90,000 आ गया 2,80,000, 2,80,000 और 50,000 आ गया 3,30,000, 3,30,000 में 9 किया 3,39,000, और 4 किया तो ये 3,43,000, 3,43,000 की कॉस्ट हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दी है। और ये हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, या इस तरह से कह लें जॉब 007, 08 एंड 009 completed, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड, हमने जो जो जॉब्स कंप्लीट की हैं उनकी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जो जॉब थी 7 और 8 ये हमने क्या कर दिया, डिलीवर भी कर दी है। तो जब हम लोग डिलीवर करेंगे तो उसके लिए जो हम एंट्री करेंगे, एक तो नंबर 1 सेल की एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और सेल्स के अकाउंट को हम लोग जो है वो क्रेडिट कर देंगे। अब इसके लिए अमाउंट उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ये दोनों जॉब्स कितने की बेची हैं, दैट इज 4,26,000। तो इस फिगर को हम लोग जो है वो अपनी एंट्री में यूज करेंगे, 4,26,000। इट मीन्स कि हमने जिसको ये जॉब्स दी हैं उससे हमने इतने पैसे लेने हैं, हमने इतने की उसको सेल की हैं, तो 4,26,000 की फिगर यहाँ पे भी लिख देंगे, और इसकी नरेशन लिखेंगे सेल ऑफ जॉब 7 एंड 8, जॉब 7 और 8 को सेल कर दिया है। लेकिन इसके साथ एक और दूसरी एंट्री करेंगे CGS की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे CGS अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, और उसके अगेंस्ट में फिनिश्ड गुड्स से चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं इनको, तो फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इट मींस कि जब हम चीजें बेचते हैं तो हमारे जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब इसकी कितनी अमाउंट होगी, तो आप जरा गौर करें कि ये जो दो जॉब्स हैं ये दोनों हमने बेच दी हैं, तो 1,90,000 और 94,000 की ये जो कॉस्ट है ये बनती है जी 2,84,000, 2,84,000। इस अमाउंट से हम लोग इस एंट्री को क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, और इसको हम लिखेंगे नरेशन को रिकॉर्डिंग CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ जॉब 07 एंड 08। दो जॉब्स को जो हमने बेचा है हम इसकी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इनकी रिकॉर्डिंग की एंट्री कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट सवाल में क्या है, तो आप जरा गौर करें। नेक्स्ट उसने कहा जी कि समरी शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब completed during the month or in process at the end of the month. Also determine the cost of the inventories of completed engines and engines in process at the end of the month. हम आखिरी जो महीने के एंड के ऊपर हमने जो भी उसकी कॉस्ट है, मैं इन फिगर्स को बता देता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वाली फिगर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। जो हमने पहला टेबल बनाया था उसमें ये सारी फिगर्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं कि हमने जो कंप्लीटेड थी जॉब वो कितनी है, इन प्रोसेस थी जॉब वो कितनी है, और जो हमने सेल कर दी थी उनकी कॉस्ट कितनी है।
ये हम लोगों ने कर लिया। और प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ द जॉब एंड द सेल ऑफ द जॉब, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीशन की भी एंट्री करा दी है और सेल की भी एंट्री करा दी है। अब ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बताता हूं कि हमने कहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की है। तो आप जरा पहले वाला जो टेबल हमने बनाया था आप जरा इस पे गौर करें। तो जब हम लोग इसके कॉलम को टोटल करेंगे, ये वाला कॉलम जो है इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये वाला जो टोटल है ये कॉस्ट ऑफ जॉब होगा, कॉस्ट ऑफ जॉब है, ये हर एक जॉब की कॉस्ट है। तो हमने कहा 7 चूंकि कंप्लीट हो गई थी तो जॉब नंबर 7 की कंप्लीटेड की जॉब है। जॉब नंबर 8 ये भी कंप्लीट हो गई थी इसलिए ये भी कंप्लीटेड जॉब है। जॉब नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गई तो हमने कहा ये भी कंप्लीटेड जॉब है। लेकिन चूंकि अभी ये बिकी नहीं तो इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो अभी फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की सूरत में है। तो ये इसकी जो कॉस्ट है ये फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री बराबर होगा 59,000 का एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ जो है, एंड ऑफ मंथ अगर मैं इसकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ये 59,000 की कॉस्ट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। और अगर इन दोनों की बात करता हूं तो एंड ऑफ द मंथ इन दोनों की कॉस्ट जो है वो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये CGS है। ये वाली जो है वो CGS है और ये वाली जो है वो एंड ऑफ द मंथ जो है वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। अब रह गई ये जॉब नंबर 10। ये जो जॉब नंबर 10 है ये अभी इन प्रोसेस है। अगर मैं इसको इन प्रोसेस की बात करता हूं तो इसलिए फिर ये क्या है, ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में चली जाएगी। तो ये जो 30,500 की कॉस्ट है ये किस में आ जाएगी, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में। तो ये 30,500 की कॉस्ट जो है ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो अगर आप एंड ऑफ द मंथ में कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, मैं यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बता रहा हूं कि एट एंड ऑफ द मंथ, एट एंड ऑफ मंथ हमारे पास 3 फिगर्स आएंगी। पहली बात CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी जॉब नंबर 7 प्लस जॉब नंबर 8। इन दोनों का जो टोटल है जॉब 7 एंड 8, इन दोनों का जो टोटल है ये बनता है 2,84,000। ये आ जाएगा जी जॉब CGS में जो कॉस्ट चली गई है। फिर उसके बाद हमने कहा जी फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री जो है वो कितनी होगी। तो जॉब नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी कहाँ पे पड़ी हुई है, हमारे स्टोर में पड़ी है। तो इसकी कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी, जॉब नंबर 9 की कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स में चली गई। तो ये 59,000 की ये फिगर है। तो मैं इसको लिखूंगा 59,000, ये उसका जवाब है। और तीसरी चीज जो है हमारे पास वो है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो जॉब नंबर जो 10 है हमारे पास वो वर्क इन प्रोसेस में है, मीन वो भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी वो इन प्रोसेस है, उस पर काम हो रहा है, वो अब अगले महीने में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसकी कॉस्ट को कहाँ पे लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी कॉस्ट देखें हम अपने जो इनिशियल टेबल से, तो वो बनती है 30,500 की कॉस्ट। तो इस फिगर को मैं क्या कर सकता हूँ, अपने उसके सामने 30,500 की फिगर लिख के ये मेरी कॉस्ट है वो उसके अंदर है। ये मैंने जो सेकंड पार्ट था इसका स्केड्यूल का, उस स्केड्यूल में से ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि आखिरी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ इसका सोल्यूशन जो है वो शेयर कर देता हूं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड शो करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, फिर उसके बाद इसमें चाहिए प्लस करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इन तीनों का हम प्लस करते हैं तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब जब आप लोग वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को और इसको करोगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी।
अब इसमें से फिर हम लोग लेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी हमारे पास। अब हम अपनी फिगर्स जो है वो यहाँ से लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन थी, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो ये जो उसने फॉलोइंग इज द फिगर समराइज द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द मंथ, और जॉब नंबर ये उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उसके नीचे उन्होंने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड की दी हुई है, और इसके अलावा उन्होंने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो उन्होंने हमें मेंशन नहीं की हुई है, इसलिए हम लोग वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री को जीरो ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री इज जीरो। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, तो अब आप जरा गौर करें, आप अपने उसी टेबल पे चले जो आपने वर्किंग की थी, तो इसका जो टोटल था वो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया, दैट इज 98,500। तो ये वाली फिगर जो है वो मैं वहां पे लिख लूंगा 98,500। ओके, डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी हमने टोटल की, उसका था 1,55,000। तो ये वाली फिगर जो है वो मैं जो वहां पे यूज कर लूंगा 1,55,000। ओके, और तीसरी चीज थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हम लोगों ने जब उसी टेबल में से जाके देखा तो MOH के सामने जो टोटल आता है वो 1,20,000 का है, तो ये वाली फिगर जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1,20,000 की, और इस सब का टोटल करूंगा तो इसको आगे ले जाऊंगा। ये भी मैंने चूंकि पहले टेबल में उसको एक दफा कर लिया था, ये था 3,73,500 का, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,73,500 की फिगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आ जाएगी 3,73,500 की, और उसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है पिछले वाले में, ये देखिए वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री दैट इज 30,500, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 30,500 की। जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 और 0, और 3 में से 0 3 आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएगा, और 3 का 3, तो 3,43,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें कि जो हम लोगों ने जॉब्स कंप्लीट की थी, जो कंप्लीट हो गई थी जॉब्स, वो थी हमारे पास जॉब नंबर आप समझ लो 7 8 एंड 9, और उनकी जो फिनिश्ड गुड्स में कॉस्ट ट्रांसफर हुई थी वो थी 3,43,000। यही हमारी CGM है, इसी से ही ये मैच होनी चाहिए। तो चूंकि वही 3,43,000 आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है, और हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कैलकुलेट कर ली है। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, और तमाम एंट्रीज भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको एंट्रीज भी समझा दी हैं, आपको स्टेटमेंट बनाना भी बता दिया है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। होप्स हो कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी क्वेश्चन जो इस तरह के हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जो भी चीज़ें हैं उसकी क्लैरिटी आ जाए, और आप लोग जो है वो अपने बाकी क्वेश्चन जो है वो इसको अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच।